नमस्कार, मैं दर्शिका प्रिंस सिविल सर्विसेज विंग से आज यहाँ डॉक्टर पवन कुमार सर के समक्ष उनके अनुभवों को जानने के लिए उपस्थित हुई हूँ। ये कहते हैं ना, मेहनत से उठा हूँ, मेहनत का दर्द जानता हूँ। मेहनत से उठा हूँ, मेहनत का दर्द जानता हूँ। मैं वो शख्स हूँ जो आसमां से ज़्यादा ज़मीन को जानता हूँ। सर, आपने अपनी BDS गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ जयपुर से की है। उसके पश्चात आपने अपना लगातार प्रयास से UPSC सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम्स को आपने 2021 में अपने लगातार प्रयास से 551 रैंक लाकर आपने उसको क्रैक किया। मैं आपसे सबसे पहला सवाल ये पूछना चाहूँगी कि सर, आपकी इंस्पिरेशन क्या थी जिसने आपको मोटिवेट किया कि आप UPSC क्रैक कीजिए? जो यूपीएससी की इंस्पिरेशन है वो मुझे मिली काफ़ी टाइम हो गया। मतलब बचपन में मैंने एक न्यूज़पेपर की हेडिंग पढ़ी थी कि रिक्शा चालक का बेटा बना आईएएस। तो उस टाइम इस एग्ज़ाम के बारे में मुझे कुछ क्लैरिटी नहीं थी कि क्या एग्ज़ाम होता है, क्या होता है। लेकिन हाँ, उसकी जो उस टाइम जो है प्रिंट मीडिया या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया दो ही थे और अवेयरनेस नहीं थी लोगों में कि भाई सोशल मीडिया या आईएएस के बारे में आज तो बच्चा बच्चा जानता है। तो वही प्रिंट मीडिया था, वही न्यूज़पेपर की हेडिंग मुझे आज भी याद है। तो उसमें उसका स्ट्रगल बता रखा था कि किस तरह से उसके पापा ने स्ट्रगल किया। उसकी बड़ी फैमिली थी लेकिन उसके बावजूद उसको जो लड़का था उनका नाम था गोविंद जायसवाल, तो उनको मोटिवेट किया और उन्होंने एक बड़ा सपना देखा और उसको क्लियर किया। तो मेरे पिताजी भी ट्रक चलाते थे और सिमिलर सी सिचुएशन थी। तो मैंने कहा कि अगर रिक्शा चालक का बेटा आईएएस क्लियर कर सकता है तो ट्रक चालक का बेटा भी कर सकता है। और ये मेरे मन मस्तिष्क में उसी टाइम ये चीज़ बैठ गई कि मुझे क्लियर करना है। और इससे पहले मेरे पिताजी वो भी मुझे बहुत इंस्पायर करते थे कि मैं लाइफ में कुछ बड़ा करूं। जैसे आजकल हम लोग अपने बच्चों को इतना टाइम नहीं दे पाते, लेकिन वो मेरे को कितना भी बिजी रहते उसके बावजूद शाम को बड़ी मोटिवेशनल स्टोरी सुनाते थे। डॉक्टर अम्बेडकर की स्टोरी, डॉक्टर कलाम की स्टोरी, कि जिन्होंने ज़मीन से उठ के बहुत स्ट्रगल करके और एक बहुत बड़ा नाम किया समाज में, देश में। तो वही स्टोरी गोविंद जायसवाल जी की थी जिसने मुझे इंस्पायर किया और मैंने इस एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन की और फाइनली मैंने इसको क्लियर किया। गुड मॉर्निंग सर, माई सेल्फ मुस्कान। सर, माई क्वेश्चन टू यू इज़, अगर कोई फैमिली मेम्बर आपका अगर आपकी कोई पावर को मिसयूज़ करता है तो सर आप उसमें कैसा एक्शन लोगे वैसी सिचुएशन में? ये आजकल काफ़ी कॉमन सा हो गया है कि जैसे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, हायर पोजीशन में रहते हैं, तो उनकी फैमिली मेम्बर या बच्चों पे कई बार ऐसे आरोप लगते हैं कि वो उस पोजीशन को मिसयूज़ करते हैं। तो आइडियली होना यही चाहिए और मैं भी वही करूँगा कि मैं जो मेरी ऑफिशियल कैपेसिटी है उसका यूज़ ना करूँ उसको प्रोटेक्ट करने के लिए। जो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है वो फॉलो हो, जो भी कोर्स ऑफ लॉ का एक्शन हो। अभी भी जनरली ऐसा होता है कई बार कि जैसे बच्चा कई लोग ऐसा फ़ोन करते हैं कि बाइक पे हेलमेट नहीं है और जो पुलिस वाले चलान काटते हैं तो जनरली फ़ोन करते हैं। तो उनको ये समझाता हूँ कि आप हेलमेट आपकी सेफ्टी के लिए है, तो आप अपनी आदत डालें। और मैं खुद कोशिश करता हूँ कि मैं सारे रूल्स को फॉलो करूँ। तो जो बच्चे या जो फैमिली मेम्बर है तो वो हमसे ही सीखेंगे। अगर हम ही रूल को वायलेट करेंगे, अगर ऑफिसर से अगर वो रूल वायलेट करेगा तो फिर उनके बच्चे या उनके फैमिली मेम्बर वायलेट करेंगे। अगर वो रूल को अबाइड करेगा, वो जो लाल बत्ती पे रुकना या सीट बेल्ट पहनना, हेलमेट लगाना, तो सारी चीज़ें हमारे बच्चे या हमारे जो फैमिली मेम्बर है वही करेंगे। तो हमें एक अच्छे ऑफिसर के साथ एक अच्छा इंसान, एक अच्छा सिटीजन है, वो वैसा बिहेवियर भी लोगों के सामने रखना चाहिए। Good morning, sir. This is Khushi. Sir, I want to ask you that what are the lessons you have learned from throughout your UPSC journey? यूपीएससी का जो एग्ज़ाम है ये सिर्फ एक एग्ज़ाम नहीं है, ये आपको एक अच्छा इंसान भी बना देता है और आपको नॉलेज से भी एम्पावर करता है। तो बहुत सारी चीज़ें थी जो मैंने सीखी। स्टार्टिंग में जैसे प्रिपरेशन स्टार्ट की तो मेरा भी एक जो वुमेंस के लिए एटीट्यूड था, जो जनरली होता है वैसा था। लेकिन बाद में धीरे धीरे मैंने, जब इसमें हम वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में पढ़ते हैं, सो इक्वलिटी के बारे में पढ़ते हैं, तो वो सारी चीज़ें फिर धीरे धीरे हम एथिक्स में बहुत सारी चीज़ें पढ़ते हैं, तो हम अपनी पर्सनैलिटी में उसके साथ साथ उसको इनकलकेट भी करते रहते हैं। तो बहुत सारे लेसन्स हैं वो मैंने सीखे हैं। रिस्पेक्ट पहले भी था, लेकिन फिर भी जैसे जनरली फैमिलीज़ में ऐसे होता है कि हम या मम्मी या जो मदर होती है वही सारा काम करती है, फादर है वो उसमें हाथ नहीं बटाता। लेकिन वो थिंकिंग या वो चीज़ें अपने आप में ट्रांसफॉर्मेशन देखा जब
हाँ, इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ सीखी। एक चीज़ सबसे बड़ी सीखी कि लाइफ में कभी गिव अप नहीं करना चाहिए, कभी होपलेस नहीं होना चाहिए। एट द एंड ऑफ द डे सब चीज़ें सही हो जाती है। लाइफ में बहुत सारे ऐसे मोमेंट्स आए थे कि जब इंटरव्यू तक पहुँचे हैं, उसके बाद फेल हो गए, लेकिन फिर हमने कहा वापस खड़े हुए उठ के अपने आप को मोटिवेट किया और इस एग्ज़ाम को फाइनली क्रैक कर लिया। अदरवाइज़ क्या होता है कि हम गिव अप कर देते हैं। तो ये परसिवरेंस का जो लेसन है ये वो यूपीएससी सिखाती है। और यूपीएससी में जब फेल होते हैं तो हम हम्बल बनते हैं। ऐसा कहते हैं कि जो सक्सेस होती है वो एरोगेंट बना देती है लोगों को, लेकिन जब फेलियर होती है तो अब हम एक कॉमन मैन जो एक फेल्ड पर्सन है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से हम ज़िंदगी को देखने की कोशिश करते हैं कि कैसे उसको फील होता है। जो एक फेल जिसको सोसाइटी फेल्ड कहती है, हमारी सोसाइटी में जनरली जो सक्सेस होती है उसी को सेलिब्रेट करना सिखाते हैं, लेकिन बच्चों को फेलियर को कैसे एक्सेप्ट करें और कैसे मूव ऑन करें वो चीज़ें हमें नहीं सिखाई जाती। तो सक्सेसफुल लोग या जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जो एक एकेडमिक सक्सेस है उसमें बहुत कम लोग ही होते हैं। तो जो मास लोग हुए उन लोगों के लिए उस सक्सेस को कैसे मतलब उस फेलियर को कैसे एक्सेप्ट करें वो भी एक बड़ा चैलेंजिंग है। मैंने लाइफ में ये चीज़ सीख ली कि लाइफ में कितनी बार भी फेल हो जाओ लेकिन फिर भी मूव ऑन करना है। तो सर बेसिकली आपकी जर्नी कुछ इस प्रकार से रही होगी कि उस शख्स को कोई गिरा नहीं सकता, उस शख्स को कोई पीछे रख नहीं सकता जिसने चलना ही ठोकरों से सीखा हो। और आपकी जर्नी से हमें ये भी समझ आता है कि हम चाहे कितने ही आगे क्यों ना बढ़ जाए ज़िंदगी में, अपनी जो मूल भाषा है, अपनी जो मूल चीज़ें हैं, अपनी जो मूल तौर तरीका है उसे हमें कभी नहीं छोड़ना चाहिए। एरोगेंटनेस हमें अपनी लाइफ में नहीं लाना चाहिए। तो सर नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मैं वाजिफा को बोलना चाहूँगी। Good morning, sir. My name is Wazifa. I want to ask you a question that how can we improve women condition in the society? हाँ, आपको बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि हम वुमेंस की कंडीशन कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। तो इसके बारे में मैं ये कहूँगा सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वुमेन एम्पावरमेंट, वुमेंस की एजुकेशन। अगर हम बच्चियों को स्कूल तक लाएं, उनको उनके राइट्स के बारे में बताएं, उनको उनके जो क्या क्या कर सकते हैं लीगल राइट्स, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स, संविधान ने बहुत सारे अधिकार दिए हैं महिलाओं को, बहुत सारे लॉज हैं वो बने हैं महिलाओं के लिए। तो अगर हम उनको वुमेंस को एजुकेट कर दें, कॉलेज एजुकेशन तक एटलीस्ट उनको पहुंचाएं, और जो अर्ली मैरिज की जो प्रैक्टिस है उसको रोक के, और जो भी एंटी वुमन जो भी प्रैक्टिसेस हैं तो उनको अगर हम रोकें और उनकी वुमेंस के एजुकेशन के साथ सोसाइटी में भी एक जेंडर सेंसिटिविटी लाएं कि वुमेंस के कुछ इश्यूज हैं तो उन इश्यूज के बारे में हम खुल के बात करें, बोलें। इसी से ही धीरे धीरे जो है एक पब्लिक परसेप्शन बनेगा और आजकल चीज़ें पॉजिटिव हो रही है। जैसे यूपीएससी में भी वुमेन रिप्रेजेंटेशन वो बढ़ रहा है, एडमिनिस्ट्रेशन में वुमेंस आए, पॉलिटिक्स में वुमेंस आए। सरकार ने इसके लिए एक जो वुमेन रिजर्वेशन बिल भी पास किया है। तो जब एडमिनिस्ट्रेशन में आएगी वुमेंस, जब प्रशासन में आएगी, हर जगह वुमेंस रहेगी, तो अपने आप ही जो वुमेन एम्पावरमेंट है, एक सांकेतिक महत्व बहुत ज़्यादा होता है कि अगर जैसे आप अपनी सोसाइटी से अगर आप क्लियर करते हो ये एग्ज़ाम, तो बहुत सारे लोग इंस्पायर होंगे, अपनी बच्चियों को पढ़ाएंगे कि भाई हमारी बच्ची भी वजीफ़ा की तरह आईएएस एग्ज़ाम क्लियर करें। और इसका एग्जाम्पल हम अपने कंट्री में ही देख सकते हैं कि पहले हमारे क्लासरूम्स में देख लो कि आज जो वुमेंस हैं उनका इक्वल रिप्रेजेंटेशन है या उससे भी ज़्यादा है, किसी भी एग्ज़ाम में देख लो आप। इसके अलावा गवर्नमेंट है वो पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन या जो रिजर्वेशन है वो लाती है। तो राजस्थान गवर्नमेंट ने जैसे किया है कि 50% रिजर्वेशन किया है टीचर्स में, तो उनका रिप्रेजेंटेशन बढ़ाने के लिए। इस तरह से सोसाइटी को भी काम करना होगा, सरकार को भी काम करना होगा। जो रिलीजियस गुरुज हैं तो उनकी बात को सोसाइटी बहुत अच्छे से सुनती है, तो उनको भी समझाना होगा कि जो एंटी वुमन प्रैक्टिस है उनको छोड़ें और महिलाओं को, बच्चियों को पढ़ाएं। उनको ऐसे नहीं कि उनको सिर्फ और सिर्फ उपभोग की वस्तु समझे। भाई उसको एक गरिमा में जीवन जीने का अधिकार है, उसको अधिकार है कि वो कौन से कपड़े पहने। सोसाइटी उसको ये डिसाइड नहीं करे कि वो क्या पहने या कहाँ शादी करे या जो भी चीज़ें हैं। तो वुमेन्स की चॉइस है, उसको भी थोड़ा प्रमोट करना चाहिए। सर तो बेसिकली आप ये कहना चाहते हैं कि ज़मीन पर बैठ के क्यों आसमान देखता है, पंखों को खोल ज़माना उड़ान देखता है। ये मोटिवेशन सर ने आज ये वुमेन्स के लिए हमें
मोटिवेट कर रहे हैं आप कि हम भी उनके लिए कुछ करें। हमारे परिवारजनों ने हमें ये अवसर दिया है कि हम प्रिंस जैसी संस्था में आए और यूपीएससी क्लियर करके वुमेन्स के लिए कुछ करें, तो उसके लिए धन्यवाद सर। नेक्स्ट प्रश्न रहेगा मानविका का। Good morning, sir. Myself Manvika. I would like to ask what was the lower moment in your life and how you overcome it? लाइफ में जो है अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं। कई बार हम हाई पे होते हैं, कई बार से लो होते हैं। तो सबसे लोएस्ट मोमेंट था मेरा 2018 का मोमेंट था कि उस टाइम मैंने इंटरव्यू दिया था और जो है मेरी उस टाइम शादी भी की थी मैंने। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि सिलेक्शन हो जाएगा और शायद सेट भी हो जाऊंगा, क्योंकि मेरे एग्ज़ाम बहुत अच्छे गए थे। उससे पहले भी मैंने 1-2 बार इंटरव्यू दिया था, लेकिन जब उसका रिजल्ट आया तो बड़ा मतलब उससे पहले तो क्या था कि मैं अकेला ही था, तो कोई दिक्कत नहीं यार, बैचलर होते हैं तो ठीक है। लेकिन अब मैरिज भी हो गई और अब उस फेल्योर को कैसे एक्सेप्ट करें, तो वो मेरे लिए सबसे वो रिज़ल्ट उसमें मुझे बड़ी उम्मीद थी, क्योंकि एग्ज़ाम वगैरह बहुत अच्छे गए थे सारा और सब चीज़ें पॉजिटिव थी। तो वो रिज़ल्ट का सही नहीं आना मेरे लिए सबसे ख़राब पल था। लेकिन फिर भी जो है चीज़ें मैंने हमेशा जो श्रीमद् भगवत गीता है, मेरे संस्कृत ऑप्शनल था, तो गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्मण्यवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतुर्भु माते संगोत्स्व कर्मणि। तो अर्जुन को कहते हैं कि तुम कर्म करो, फल पर तुम्हारा अधिकार नहीं है। तो यही चीज़ है ना, मैंने तो अपने आप को समझाया कि मैं सिर्फ कर्म कर सकता हूँ, रिजल्ट आए उसके ऊपर मेरा कोई अधिकार नहीं है, और कर्म है उसका मैं त्याग नहीं कर सकता। मतलब मैंने सोच लिया था कि यूपीएससी क्लियर करना ही है, चाहे किसी भी हालत में हो। शुरू से ही मेरा था कि चाहे लास्ट अटेम्प्ट भी हो, लेकिन मैं गिव अप नहीं करूँगा। तो एक तो श्रीमद् भगवत गीता से मुझे इंस्पिरेशन मिली, दूसरा था कि हमारे जो मेरा रामायण महाभारत ये बचपन में जो इनके बारे में पढ़ा है, मैंने बुक्स पढ़ी हैं, तो इसमें भी ऐसे था कि भगवान श्री राम ईश्वर होते हुए भी उन्होंने 14 साल वनवास बिताया। मतलब वो वन में फॉरेस्ट में रहना एक बहुत ही कष्टपूर्ण जीवन था। तो मैं अपने आप को यही सोचता कि यार वो भी इतने कष्ट में रहे, अपने परिजनों से दूर, समाज से दूर, तो मेरे लिए भी ये मान सकता हूँ वनवास पीरियड है। और जैसे कि रात होती है, रात के बाद दिन भी होता है, तो अगर ये सफलता है तो ज़रूर सफलता भी आएगी। और मैं अपनी जहाँ मिस्टेक्स हैं उनको मैं रेक्टिफाई करूँगा। और इसमें एक मुझे उनका कोटेशन बहुत इंस्पायर करता था कि माउंट एवरेस्ट पे पहली चढ़ाई की थी तेंजिंग शेरपा और एडमंड हिलेरी। तो एडमंड हिलेरी अपने सेकंड लास्ट अटेम्प्ट में थे जब वो माउंट एवरेस्ट के बहुत नज़दीक पहुंच गए थे, लेकिन वहाँ मौसम ख़राब हुआ और उनको वापस लौटना पड़ा। तो वो हिमालय को कह के आए थे कि हे हिमालय, तू अपनी ऊंचाई तो नहीं बढ़ा सकता, लेकिन मैं अपनी क्षमताएं ज़रूर बढ़ा सकता हूँ और मैं अगले साल फिर वापस आऊँगा। तो अगले साल फिर उन्होंने हिमालय को फतेह किया। तो इस तरह से पॉजिटिव हमेशा लाइफ में ऑप्टिमिस्टिक रहें, पॉजिटिव सोचें कि जो हो गया सो हो गया, अब मैं बेटर क्या कर सकता हूँ, बस यही मूव ऑन है। जो अगर हम गिल्ट में रहे या पास्ट में रहे कि यार ऐसी गलती हो गई, उसमें पढ़ लेता, मार्क्स नहीं आए, ये नहीं, वो हमारे हाथ में नहीं। जो हमारे हाथ में नहीं उसके बारे में सोचना छोड़ो, हम अब क्या कर सकते हैं उस पर फोकस करें। Namaskar, sir. My question from you is that how women can make herself empowerment with the help of feminism? देखो, अगर हम कंडीशंस देखें तो अगर हम थोड़ा सा हिस्ट्री में जाएं 1920 के आसपास, जब वर्ल्ड वॉर हुआ, वर्ल्ड वॉर से पहले क्या था दुनिया में, हर जगह यूरोप में भी महिलाओं की जो स्थिति थी वो घर का काम करेगी, पब्लिक लाइफ में उनको परमिशन नहीं थी जाने की, काम करने की उनको परमिशन नहीं थी। लेकिन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जब सैनिक गए लड़ाई करने, तो फैक्ट्री कौन संभाले, ऑफिस कौन संभाले, तब महिलाओं को मौका मिला पहली बार पब्लिक लाइफ में आने का, बाहर आने का। और उन्होंने उस मौके को इतना अच्छा बनाया कि यूरोप में पहले शुरुआत यूरोप से हुई, हर जगह जो पब्लिक लाइफ में महिलाओं को आने का अनुमति मिल गई। और उसके बाद यूरोप में उस टाइम वोटिंग राइट्स भी नहीं था वुमेन्स को, लेकिन वहाँ पर बाद में धीरे धीरे महिलाओं को वोटिंग राइट्स भी मिला। तो वहाँ से महिलाओं ने, और जो नारीवाद, जो फेमिनिज्म की हम बात करते हैं, तो वहाँ से यूरोपियन सोसाइटी से ये चीज़ आनी चालू हुई, फेमिनिज्म।
इंडियन सोसाइटी में अगर हम बात करें तो इंडिया में अगर हम देखें तो